हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हॉकी योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से मैं बहुत दिनों के बाद हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। मुझे एक क्वेश्चन पेपर मिला है जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आप सभी के व्यापम के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी अगर देखेंगे व्यापम के क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर कोई भी डाउट आए तो बेशक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अग्रस्वर है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो वर्णमाला वाला चैप्टर है उसमें से एक भी पॉइंट आप सभी के लिए छोड़ने लायक नहीं है। ठीक है, अग्रस्वर जो है वो स्वर के प्रकार के अंतर्गत आप सभी पढ़ेंगे। अग्रस्वर के अंतर्गत 4 जो स्वर है वो आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ई, कैपिटल ई, ठीक है, ए और कैपिटल ए। तो ये जो ई और ई, ए और ए, ठीक है, ये दोनों जो है फ्रेंड्स, है ना, ये किस में आते हैं? ये अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी जो है देखेंगे अगर इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि यही क्या है? अग्र स्वर है। और इन चारों को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्णमाला वाला चैप्टर। और ज़्यादा नंबर के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी जो नोटिफिकेशन आया था है ना सम परीक्षक के लिए, अभी उसका फॉर्म नहीं आया है, तो उसमें फ्रेंड्स आप सभी देखेंगे कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आई थिंक, एंड 200 मार्क्स का होता है वो। तो उसमें फ्रेंड्स आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो वर्णमाला के देखने को मिलेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है फ्रेंड्स? देखिए, तत्सम पहचानने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि ऐसे शब्द, ठीक है, जो हमें संस्कृत के जैसा लगता है वही क्या रहता है? एक्चुअली में तत्सम शब्द रहता है। तो इसमें से फ्रेंड्स अगर आप सभी देखेंगे तो ये जो ऑप्शन डी है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन डी, गोधूम, जो कि किसका तत्सम है? ये गेहूं का तत्सम रूप है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि ये गेहूं का तत्सम रूप है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा जो है वो किसका तत्सम रूप है करके। तो ये जो गोधूम है वो एक्चुअली में हम जो गेहूं बोलते हैं, ठीक है, उसी का ही तत्सम रूप है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जलज शब्द है, मीन्स ये जो जलज दिया हुआ है शब्द, ये शब्द के कौन से टाइप में आता है ये पूछा जा रहा है। तो ये आता है फ्रेंड्स योग रूट में। किस में आता है? योग रूट में। और मैं साधारण शब्दों में आप सभी को योग रूट का मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ऐसे शब्द, ठीक है, जो अपने सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते बल्कि कुछ विशेष अर्थ बताते हैं। जैसा कि अगर हम जलज देखें तो इसका सामान्य अर्थ होगा जल से जन्मा। क्या होगा? जल से जन्मा। लेकिन ये विशेष रूप में कौन सा अर्थ बताता है? ये हमेशा अधिक यूज होता है कमल, ठीक है, कमल के पर्यायवाची के रूप में। ठीक है, मतलब हम कमल के लिए जो जलज शब्द है उसका यूज करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स ये कौन सा शब्द आएगा? ये आएगा योग रूट के अंतर्गत। याद भी रखेंगे कि जो जलज है वो किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इनमें से जो सभा शब्द है फ्रेंड्स ये पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, अगर बाकी शब्द आप सभी देखेंगे, समुदाय, समाज, परिवार, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन धन में कौन सा समास है फ्रेंड्स? द्वंद्व समास है। तन और मन और धन, ठीक है, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो तपोवन में कौन सा संधि प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स? विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। अब आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो देखिए पहले तो आप सभी अनुकरणात्मक मतलब समझ लीजिए। अनुकरणात्मक मतलब होता है अनुकरण करना। अनुकरण करना मीन्स क्या? फॉलो करना। क्या करना? फॉलो करना। ठीक है, तो ऐसी क्रिया है जो कि फॉलो करने से बनती है या फिर अनुकरण करने से बनती है, क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाता है। अब देखिए, अब ये जो फॉलो करने से बनता है तो किसको फॉलो करने से बनता है ये भी पता होना चाहिए। तो ध्वनि, ठीक है, ध्वनि या फिर आवाज़ को फॉलो करने से जो क्रिया बनती है वही क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाता है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा हिनहिनाना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हिनहिनाना, हिन हिन की आवाज़ से बना हुआ है ये। इसी प्रकार से आप सभी ने सुना होगा सरसराना, जो कि सरसर की आवाज़ से बना हुआ है। सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। उसी प्रकार से भिन भिनाना, जो कि भिन भिन की आवाज़ से बना हुआ है।
तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब हैं आप सभी का अनुकरणात्मक क्रिया। भिन भिनाना, सरसराना, हिनहिनाना, इसी प्रकार से मिमियाना, फड़फड़ाना जो कि फड़फड़ की आवाज़ से बना हुआ है। तो इनमें से कौन सा नहीं है अनुकरणात्मक क्रिया? झुठलाना। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अनुकरणात्मक क्रिया क्या है। एक बार फिर से बता देती हूँ, आवाज़ या फिर ध्वनि को फॉलो करने से जो क्रिया बनती है वो क्या कहलाता है? अनुकरणात्मक क्रिया कहलाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मृदुल का विलोम शब्द है। तो देखिए मृदुल, अगर आप सभी मृदुल का अर्थ जानेंगे तो मृदुल का अर्थ होता है सॉफ्ट। ठीक है, क्या होता है? सॉफ्ट। तो इसका जो विलोम शब्द है वो कठोर हो सकता है। कि नहीं, कई बच्चे डायरेक्टली देखेंगे और इसको टिक कर देंगे, लेकिन देखिए ये गलत हो जाएगा। जो शब्द जैसा होता है ना वैसा ही हमें उसका आंसर ढूंढना होता है। देखिए जो मृदुल शब्द है वो आप सभी को बहुत ही शुद्ध दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? रुक्ष होगा। क्या होगा? रुक्ष होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मृदुल का विलोम होगा रुक्ष। कहने का मतलब है कि अगर कोई शब्द जो है तत्सम है तो उसका हम जो विलोम देखेंगे वो तत्सम ही देखेंगे। अगर कोई शब्द तद्भव है तो हम उसका जो विलोम देखेंगे वो तद्भव ही देखेंगे। ठीक है, अगर उसका तत्सम और तद्भव रूप दिया हुआ है तो हमें सिर्फ उसका तद्भव रूप ही चूज करना होगा, अगर तद्भव रूप दिया रहेगा तो आप सभी रूप को पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही टिक करेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है। तो अक्ल का दुश्मन, इसका मुहावरे का सही अर्थ है महामूर्ख। तो देखिए कई शब्द जो है मुहावरे का है ना वो हमारे जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ होता है, तो वहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और तरीका मैं आप सभी को बताती हूँ सॉल्व करने का। अगर आप सभी व्यापम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें जो मुहावरा दिया हुआ है आप सभी उसको सॉल्व करके देखिएगा। उसमें जो ऑप्शंस है ना आप सभी ऑप्शन को कैंसिल करते हुए उस मुहावरे का अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि मुहावरा वो होता है जिसका अर्थ बहुत ही विशेष होता है, वो एकदम साधारण अर्थ नहीं निकलता है ना। तो आप सभी ऑप्शन को कैंसिल करते हुए उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो आप सभी क्या करेंगे? मुहावरे को सॉल्व करने के लिए इसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि जो ऑप्शंस रहते हैं वो एकदम सिमिलर नहीं दिया रहता है। अगर आप सभी जो है व्यापम के जो आंसर है ना मीन्स जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे तो इसे तद्भव शब्द माना जाता है। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है फ्रेंड्स? तो इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो किसान शब्द है वो तद्भव शब्द है, बाकी जो कवि है, अग्नि है और पिता है ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। इसके आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची है। तो अश्व का पर्यायवाची क्या है? ठीक है हो गया, घोटक हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब क्या है? अश्व का पर्यायवाची है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खूब या बहुत उन्नति करना किस मुहावरे का अर्थ होगा? तो खूब या फिर बहुत उन्नति करना ये किस मुहावरे का अर्थ है फ्रेंड्स? तो ये दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करना इसका अर्थ है। ठीक है, आप सभी जो है यूज़ करते भी होंगे डेली लाइफ में, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। ठीक है, तो इसका यही अर्थ होता है खूब उन्नति करो। कई बार जो है बच्चे जो है हड़बड़ी में भी क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं, जैसे कि इसमें 5 उंगली घी में होना, तो इसका अर्थ होता है बहुत लाभ होना। क्या होता है? बहुत लाभ होना, है ना। तो कई बच्चे जो है ना एकदम जल्दी जल्दी कर रहे करके इसको भी टिक कर सकते हैं, कई के साथ ऐसा होता है। तो आप सभी जो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद ही टिक करेंगे। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो किस वाक्य में किया गया है? देखिए परिमाण बोधक विशेषण जो परिमाण बताता हो। तो देखिए घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई, तो काला फ्रेंड्स है ना ये कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या? गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद आम का रस थोड़ा खट्टा था, एग्जैक्टली यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये जो थोड़ा शब्द है ये आता है परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए इसमें प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया? प्रकार से, विशेषण के प्रकार से। तो प्रकार भी आप सभी जरूर पढ़िएगा। प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है और उनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा है, क्या है, इस प्रकार से। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी को कैंसिल करके आप सभी किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं ये बता रही हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन बी देखूँ तो ये भाई बहन ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये द्वंद्व समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी वाला ऑप्शन अगर आप सभी देखेंगे तो ये जो सी वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स ये दशानन, ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए पंचमुखी,
तो पंचमुखी, ये सामने कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे, संख्यावाचक विशेषण, जो कि द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा वाला हमारा बच गया, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं आप सभी को इंग्लिश का जो ग्रामर करवाई हूँ है ना, उसमें भी मैं आप सभी को इसी तरीके से बताई हूँ कि किस प्रकार आप सभी जो है कैंसिल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश का सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन सॉल्व कैसे करना है ये वो नहीं समझ पाते, इसलिए उनका क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है। तो अगर आप सभी ने मेरा इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं दिखा होगा तो जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आप सभी का जो भी एग्ज़ाम आप सभी देने वाले हैं उसमें, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, सिर्फ व्यापम की बात नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें से किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये बहुत ही ईजी है, दिग्गज। ये जो है व्यंजन संधि का प्रकार है, ये इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है दिक्, ठीक है, प्लस गज, और ये बन जाता है दिग्गज। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। ठीक है, गुण बताने वाला विशेषण इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, चौगुना हो गया। देखिए मैं आपको इसको भी कैंसिल करने वाले ट्रिक से बता रही हूँ। चौगुना, चौ अगर हम पढ़े तो ये संख्या जैसे दिखाई दे रहा है 4, तो 4 जो संख्या है, ठीक है, उससे बना हुआ है चौगुना, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। 3 भी वही है, संख्यावाचक विशेषण। कुछ, ये क्या शो कर रहा है, परिमाण को। किसको शो कर रहा है, परिमाण को, तो ये हो गया परिमाण बोधक। तो बच गया ऑप्शन बी, नया। ठीक है, तो ऐसा ही आप सभी सॉल्व करिएगा, डेफिनेटली आप सभी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे अगर ज़्यादा क्वेश्चन वाला एग्जाम आप सभी देते हैं, जैसा कि सम परीक्षण में आप सभी देने वाले हैं। जैसे ही स्थिति सामान्य होगा फ्रेंड्स, सारे एग्जाम्स लिए जाएंगे। आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और फॉर्म भी जल्दी आएगा। बहुत सारे फॉर्म्स जो है फ्रेंड्स वो रुके हुए इस कोरोना महामारी के कारण, नहीं तो अभी तक बहुत सारे पोस्ट जो है वो खाली है। उनसे रिलेटेड जो पोस्ट है फ्रेंड्स है ना, उनका वैकेंसी ज़रूर आ गया होता। तो आप सभी जो है तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली एग्ज़ाम आप सभी का ज़रूर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सूर्योदय फ्रेंड्स, इसको पहचानने का तरीका मैं आप सभी को बता चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, आप सभी ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा सॉल्व करने वाला, तो आप सभी इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सूर्योदय फ्रेंड्स ये कौन से संधि का एग्जाम्पल है, ये गुण संधि का, सूर्योदय। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, गुण संधि। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है। कौन सा है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सी, छा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो कौन सा स्त्रीलिंग इसका, कवयित्री। क्या है, कवयित्री। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। आप सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी नए बच्चे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।